नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और हमारे खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जो कि 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 जुलाई तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी और इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। ये प्रदेश की 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र होगा। बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है और इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ ही सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे जानने के लिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार समझ में आ रहे हैं। खुरई, सागर और सीधी समेत प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कुछ मामलों में तो कांग्रेस ने जांच दल तक बना रखा है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। देखिए, ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं बचा। सब जगह बेनकेल है, तभी तो महिलाएं को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक दल भी गठित करा है और विधानसभा सत्र में इस पर बहुत ताकत से इस बात पर पहले बात होगी और मजबूर करेंगे अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए कि वो उस पर विशेष चर्चा कराएं कि ये प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है और दिखावे के लिए खुद के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद खुद ही एक्सपोज भी हो जाती है। कांग्रेस हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करती है और फालतू का हू हल्ला करके और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी खुद ही सक्रिय रूप से जो भी आपराधिक प्रकरण आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां पता चलती हैं जिसमें कोई भी लिप्त होता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस पर तुरंत एक्शन लेना। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने बीते सत्र में बजट पेश नहीं किया था। इधर प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विस्तार न्यूज के लिए अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। तो मोहन सरकार का पहला ये बजट सत्र होगा, पहला मॉनसून सत्र होगा, लेकिन विपक्ष भी पूरा तैयार है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहला विधानसभा का सत्र है ये। देखने वाली बात होगी कि जीतू पटवारी किस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ खास तैयारियां हैं सत्र को लेकर, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी भोपाल से अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंचल, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा वो पूरी तरीके से हंगामेदार हो सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस के पास वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उठाएगी और हंगामा जबरदस्त करेगी विधानसभा सत्र में, सदन के अंदर? अंचल, देखिए सुमित, निश्चित रूप से विपक्ष का काम है और ये जिम्मेदारी भी है कि वो सरकार के उन कामों को विधानसभा में उठाए जो जिससे प्रदेश जूझ रहा है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं मध्य प्रदेश में, महिलाओं के साथ, आदिवासी और दलितों के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस ने अपने विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ मिलकर समिति बनाई है, 3 समितियां बनाई हैं अलग अलग, और पूरी जाँच रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस घटना की क्या वजह रही, कैसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ शासन प्रशासन ने मदद नहीं करी। और वो जाँच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हंगामेदार रहने वाला है। लेकिन आपको याद होगा सुमित, जीतू पटवारी जब विधायक थे तो विधानसभा में इन्हीं कारणों के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता पर भी
सवाल उठे थे, तो इसको जरूर याद रखना पड़ेगा और जो भी काम करना है विधानसभा में तो उसे पूरे आराम से और पूरे नियमतः तरीके से अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि बात रखने का देखिए पूरा अधिकार है अंचल, कांग्रेस की तैयारी तो पूरी है मॉनसून सत्र को लेकर, विधानसभा सत्र को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कल जो एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। अंचल को शायद मेरी आवाज यहां पर नहीं जा रही है। अंचल, मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में निराशा फैला सकते हैं, कांग्रेस को डीमोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आता है। और अगर नतीजे भी ऐसे आए और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया विधानसभा चुनाव में, जैसे हमने देखा था, मतलब मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, केंद्र में भी हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल कम होगा और शायद हो सकता है इसका असर विधानसभा सत्र में भी हमें देखने को मिलेगा। अंचल का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। इससे पहले 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन इससे पहले आ गया है एग्जिट पोल, जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं कांग्रेस पार्टी की। तो सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ 350 से ज्यादा सीटें जीतती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से मात्र एक सीट, वो छिंदवाड़ा, 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी। एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो इस बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है। जी हां, एग्जिट पोल के मुताबिक सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और अगर ऐसा हुआ तो देश में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप। एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, उसका जो जोश है वो हाई है और एग्जिट पोल से बेहतर नतीजे आने की बात कर रही है। बीजेपी तो कह रही है एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, मतलब 400 पार। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एग्जिट पोल को झूठा बता रही है, सिरे से खारिज कर रही है और मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीट जीतने का दावा कर रही है। परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही हैं और कांग्रेस के दावों में कितना दम है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, पहले वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनिए आप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जन आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। साथ ही प्रदेश का संगठन भी एक उत्कृष्ट संगठन है, जिसका परिणाम स्वरूप जन भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ती जा रही है और चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन, वोट शेयर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के फैंटेसी प्रोग्राम के हिस्से हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने बहुत करीब से इन चुनावों को संपन्न होते देखा है। जनता के बीच से जो आवाज आ रही थी उसको सुना और महसूस किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का पूरा मन बनाकर इस बार वोट दिया है। तो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल को सिरे से नकार रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। भाई साहब, आखिर क्या वजह है? आखिर बीजेपी के कॉन्फिडेंस, जो जोश हाई है बीजेपी का, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या आधार है इसका, उसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतने की बात बीजेपी यहां पर कर रही है, वो तो कह रही है कि 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 सीटें। हालांकि बीजेपी ये बात पहले भी कहती आई है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को और बल मिल गया है ऐसी बातें करने के लिए। अंचल। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। हालांकि एग्जिट पोल कभी भी एकदम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, उसमें 19-20 तो रहता ही है। लेकिन एक बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही थी, जिस तरीके से वो जनता के बीच में गई, बूथ लेवल पे अपने को मजबूत किया और उसके बाद उसने अपना खुद का भी सर्वे कराया ही होगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी देख रहे हैं आप, सारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनसे बात कर रही है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। उस आधार पर 295 सीट का दावा कांग्रेस भी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने
का लगातार राग अलापती रही है। और आप देखिए कि छिंदवाड़ा ही मात्र एक ऐसी सीट थी, अगर हम 2019 के पहले की बात करें तो कांग्रेस के 5 सांसद हुआ करते थे मध्य प्रदेश से, और इसके बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मात्र एक सांसद छिंदवाड़ा नकुलनाथ के रूप में बचे, और इस बार उसको भी जीत लेने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। और एग्जिट पोल भी अब लगभग यही कहते नजर आ रहे हैं कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा की आएगी, मतलब क्लीन स्वीप करेगी। और अगर ऐसा हुआ इससे पहले अंचल एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, अभी भी है छिंदवाड़ा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भैया इस बार भी छिंदवाड़ा हमारे पास होगी। और हमने देखा है कुछ दिन पहले ही नकुलनाथ ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी छिंदवाड़ा कलेक्टर की कि वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने नियुक्त कर दिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं नकुलनाथ को कांग्रेस पार्टी को डर तो है कि कहीं हार ना जाए छिंदवाड़ा। बिल्कुल सुमित, जब तक नतीजे नहीं आते हैं और एग्जिट पोल जब इस तरीके से घबरा देने वाले होते हैं, चिंता की लकीरें खींचने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता तो होती है, लेकिन ज़्यादा समय बचा नहीं है। 2 दिन बाद नतीजे आने हैं, परिणाम आने हैं, तो 2 दिन का हमें इंतजार कर लेना चाहिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस कितनी हार रही है, या कुछ इजाफा होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सीटें होती हैं। तो हमें एग्जिट पोल तो एक सिर्फ हमारे लिए रेफरेंस मात्र हो सकता है। असली नतीजे जब 4 को आएंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित तौर पर असली नतीजे जब 4 को आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद अंचल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 4 जून मंगलवार का दिन किसका मंगल होगा, देखने वाली बात होगी। एमपी की 29 सीटों पर भी एक्टिव एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में भी खुशी की लहर है। अब बीजेपी की 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश पर फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है, समझिए। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू, क्या होगा फैसला, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए, एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एकटुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 9 से 11, जी हां, 9 भी जीत सकती है बीजेपी पार्टी और 11 की 11 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एग्जिट पोल के बाद जहां बीजेपी राहत भरी सांस लेकर मतगणना की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस में बैठकों और ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। 4 जून को देश भर में नतीजे जारी होंगे, लेकिन रायपुर की 11 लोकसभा सीटों में मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। बीजेपी कांग्रेस कैसी तैयारी कर रही है काउंटिंग को लेकर, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। कौन दिखाएगा दम और कौन रह जाएगा बहुमत के आंकड़े से कम, ये पता चल जाएगा। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ की
11 लोकसभा सीटों के रिजल्ट भी 4 जून को ही आने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंट और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां मतगणना संबंधित इन बातों पर ध्यान दे रही हैं। एजेंटों को मतगणना से 1 घंटे पूर्व पहुंचने की हिदायत दी गई। पहले ईवीएम की सील चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान करने को कहा गया है। ईवीएम के मतों की वीवीपैट मिलान करवाने की हिदायत दी गई है। बूथवार वोट की जानकारी अपडेट सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से सेट मिलान करने को भी कहा गया है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने पिछले दिनों चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर तमाम कार्यकर्ताओं और एजेंट को तमाम तरीके से ट्रेनिंग दी थी। उन्हें मतगणना संबंधित बारीकियों को समझाया और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा सीट पर लगा दी गई है। इसके अलावा प्रदेश दफ्तर में भी वॉर रूम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव प्रदेश भर में मतगणना पर नजर रखेंगे। राजनांदगांव में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बिलासपुर में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। सरगुजा में नजर रखेंगे मंत्री रामविचार नेताम। बस्तर में नजर रखेंगे मंत्री केदार कश्यप। दुर्ग में नजर रखेंगे मंत्री टंकराम वर्मा। रायगढ़ में नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर में नजर रखेंगे सांसद सुनील सोनी। कोरबा में नजर रखेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे हैं, सह संयोजक रहे हैं या विधानसभा का काम जिनकी ओर था, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे और एक कंट्रोल रूम की स्थापना रायपुर में रहेगी। मुझ सहित उसमें पूरे अन्य 10-11 वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। मतगणना को लेकर कांग्रेस भी अपने अंतिम दौर की तैयारी कर रही है। जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों से वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी भी तमाम एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है। प्रशिक्षण में मतगणना संबंधित तमाम बारीकियों को समझाया जा रहा है। काउंटिंग का दिन 4 तारीख है और 4 तारीख की तैयारी को लेकर कांग्रेस के साथियों जो काउंटिंग में जाएंगे, बूथ जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आखिरी कदम है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ इस प्रशिक्षण के बाद कल परसों काउंटिंग में सब शामिल होंगे। अब इसमें जो हमारे पोलिंग एजेंट्स जिन्होंने 17C फॉर्म लेकर आया है उसमें स्पष्ट है कि पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं और वो सारे मतदाताओं का जो ईवीएम है उससे पूरा जांच परीक्षण करवाया जाएगा, टैली की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो अलग से डाक मतपत्र भी जो हैं उनकी भी काउंटिंग जो है वो सुबह 6 बजे से यहाँ से कलेक्ट्रेट से जिला कोषालय से ले जाया जाएगा। उसके पीछे भी हम लोगों ने प्रॉपर एजेंट को लगाया है। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रॉन्ग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहां पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, धड़कनें सभी की बढ़ती जा रही हैं जैसे ऐसे 4 जून की तारीख नज़दीक आ रही है, समय बीत रहा है। खास तौर से उन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जिन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है उनकी धड़कनें ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही होंगी, काफ़ी चिंतित होंगे वो। और कहीं ना कहीं तैयारियाँ सभी दल कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, क्योंकि काउंटिंग को लेकर तैयारियाँ भी ज़रूरी। क्या तैयारियाँ हो रही हैं अनमोल काउंटिंग को लेकर, बताएं ज़रा हमें।
बिल्कुल सुमित, देखिए मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 जून को जो है नतीजे आने हैं, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा और उससे पहले जिला निर्वाचन तो तैयारी कर ही रहा है, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ा दारोमदार है मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। लेकिन इसके साथ ही जो राजनीतिक दल है, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों दलें जो हैं अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हुए हैं। ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो भी बूथ एजेंट रहे हैं, अब जो मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर रहेंगे उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वॉर रूम बनाया गया है, दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया तो वहीं कांग्रेस ने राजीव भवन में वॉर रूम बनाया। यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो बैठेंगे और पूरे प्रदेश भर में मतगणना स्थल का मॉनिटर करेंगे। कहीं भी अगर खामी आती है, कहीं भी अगर कुछ परेशानी आती है तो यहाँ से सीधे संपर्क कर वहाँ पर समाधान किया जाएगा या फिर निर्वाचन से शिकायत की जाएगी। अगर तैयारियों की बात करें तो चाहे वो चुनाव प्रचार की तैयारियां हो, मतदान की तैयारियां हो वोटिंग को लेकर, या अब काउंटिंग की जो बारी आई है काउंटिंग की तैयारी हो, सभी तैयारियों में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे आती हुई नजर आती है, आगे जाती हुई नजर आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभार दे दिए गए हैं दिग्गज नेताओं को बीजेपी पार्टी में। बिल्कुल सुमित, देखिए चुनाव को एक जो बोलते हैं कि गंभीरता से लेना और प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। और बीजेपी देखिए ठीक इस बार भी मतगणना होने हैं और सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सभी मंत्री रहेंगे। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे क्योंकि उनका क्षेत्र है। राजनांदगांव में देखिए विजय शर्मा रहेंगे, उप मुख्यमंत्री, उनका क्षेत्र है। इस तरीके से तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और अगर कहीं कुछ परेशानी होती है, अगर किसी भी मतगणना स्थल पर कोई खामी नजर आती है तो तत्काल रूप से जो है निर्वाचन से शिकायत करेंगे। देखिए कुल मिलाकर बात इतनी है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई कसर न रह जाए। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम मंत्रियों की अब मतगणना में ड्यूटी लगाई जा चुकी है। बिल्कुल कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मकसद है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने का। बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। सियासत के बाद अब बात कुछ और खबरों की। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जैसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पानी का महत्व क्या है, पानी कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, और इसके लिए बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। तस्वीर देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। देखिए तस्वीरें मुरैना के बरेही गांव की हैं, जहां ग्रामीण 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं। ग्रामीण कीचड़ से सने पानी को भरने के लिए जान की बाजी लगाकर पीने का पानी भर रहे हैं। रोजाना ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है, जहां उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के एवज में शुल्क जरूर वसूल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समस्या ये सर के पानी की परेशानी है। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा बच्ची परेशान होते हैं। क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। अच्छा। हाँ। और जो सरपंच टैंकर भेज रहा है क्या? टैंकर भेज रहा है सर, एक ड्राम के 50 रुपए ले। अच्छा। तो 1 ड्राम भरते तो 50 रुपए लेता है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जहां प्रत्येक देशवासी को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत गांव-गांव में हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये योजना मुरैना के बरही गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को प्रदूषित पेयजल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ग्वालियर चंबल अंचल में, मुरैना अंचल में भयंकर जल संकट किस स्तर पर पहुंच गया है, उसे समझने के लिए सीधे आपको हम मुरैना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज उपाध्याय जुड़े हुए हैं मुरैना से। मनोज, जिस तरीके से तस्वीरें हम देखी हैं वो तस्वीरें डराती हैं कि पानी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरीके से लोग कुएं में उतरते हैं, और वो कुआं जिसमें पानी धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। मतलब वो एक जो स्रोत है वो भी अब नहीं रहेगा कुछ दिन बाद। इतना भयंकर जल संकट है मनोज, ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ हालात हैं, बताइए जरा।
सुमित, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि चंबल अंचल इस समय भट्टी की तरह तप रहा है और 40 से 47 डिग्री टेम्परेचर में है। और जहाँ पथरीला इलाका है वहाँ 8 से 10 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। और शासन दावे तो बड़े बड़े करता है कि वह, लेकिन जो गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ सुनता नहीं है। ऐसा ही मामला जी बेरखेड़ा के जो बरोई गांव का है, जहाँ देखने को आ रहा है कि कुएं में पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी निकल रहा है। पानी लेने के लिए ग्रामीण कुएं में 40 फुट नीचे जा रहे हैं और मग्गे से बाल्टी भर रहे हैं, ऊपर खींचा जा रहा है। पैरों में चप्पलें नहीं है, 1 किलोमीटर दूर पथरीले इलाके में पैदल सर पे पानी लेकर आ रहे हैं। ऐसी 8-10 पंचायतें हैं जहाँ पानी नहीं है। और शर्म, मानवता शर्मसार तो वहाँ इस होती बात है की जानकारी सरकार को नहीं है, इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है क्या किस तरीके से भयंकर जल संकट से इंसान जूझ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में जूझ क्या रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है क्या अभी तक? सुमित, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, सरकार को, जिला प्रशासन को, सभी को जानकारी हो। ये पहली वर्ष नहीं है, हर वर्ष गर्मियों में इस क्षेत्र में यही हाल होता है। और प्रशासन कहता है, जब मीडिया पूछती है, सवाल पूछती है, तो कहता है कि 2 दिन में कल मशीन पहुंच जाएगी, शाम को मशीन पहुंच जाएगी। पहले पीएचई मंत्री रहे थे ईदल सिंह कंसाना, उन्होंने कहा हम पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। तब आप देख रहे हो कि सरपंच जो मुखिया है, जो ग्रामीणों ने चुना है, वो 50 रुपए ड्रम के पानी के ले रहा है। मानवता शर्मसार वाली बात है, पैरों में चप्पल नहीं है, जिंदगी की जंग पानी से लड़ रहे हैं। मिलाकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भयंकर जल संकट के बीच आम इंसान कितना परेशान है ग्वालियर चंबल अंचल में। और ये हालात हर साल बनते, इस साल नहीं, हर साल ही ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मनोज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बात होगी मध्य प्रदेश की एक और उपलब्धि की। मध्य प्रदेश के नाम उपलब्धियों पर उपलब्धियां जुड़ती ही जा रही हैं, लगातार उपलब्धियां जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश के नाम। अभी रिकॉर्ड तोड़ 11 करोड़ 50 लाख पर्यटकों की आमद की खुशी मनाई जा रही थी, तो अब एक और रिकॉर्ड प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट के नाम जुड़ गई। ये उपलब्धि इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सरकार लगातार फोकस कर रही है कि मध्य प्रदेश को देश के धार्मिक पर्यटन की राजधानी बना दिया जाए। ऐसे में राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज हुई है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। फ्लाइटों की संख्या में वृद्धि और एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं के चलते भोपाल एयरपोर्ट यात्रियों को रास आने लगा है। इसी वजह से लगातार लाखों की संख्या में यात्री अब भोपाल से देश के कोने कोने में यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस संबंध में आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके हिसाब से 1,42,000 यात्रियों का भोपाल आगमन हुआ। भोपाल एयरपोर्ट पर आने के बाद लगभग 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए, यानी वो आसपास के जिलों और पर्यटन स्थलों पर गए तो कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पहुंचे थे। मालूम हो कि बीते महीने अप्रैल में फ्लाइट ने 13,121 फेरे लगाए थे। यात्रियों की बढ़ती संख्या देख नई विमान कंपनियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। शहर का राजा भोज हवाई अड्डा देर रात की उड़ानों के लिए भी तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय ने 24 घंटे सुरक्षा के लिए 444 CISF कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से एयरपोर्ट पर कई सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट मिलता है, जिससे संसाधन जुटाने में आसानी रहती है। राजा भोज एयरपोर्ट पर लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नाम उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। ताज़ा उपलब्धि राजा भोज एयरपोर्ट के नाम है, जिस पर 1.42 लाख यात्रियों ने मूवमेंट किया। ये मूवमेंट मई महीने में हुआ है, जिस दरमियान पर्यटक सर्वाधिक आए। ये अपनी तरह से इसलिए भी उपलब्धि है कि अब पर्यटक मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को निहारना चाहते हैं। ऐसे में अगर सरकार उनको बुनियादी सुविधाएं देगी, कनेक्टिविटी देगी, तो उपलब्धियों पर उपलब्धियां मिलती जाएंगी। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो चलिए इसी उपलब्धि पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, एयरपोर्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मध्य प्रदेश की, जो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतने जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश का दिन ब दिन रुख कर रहे हैं?
देखिए, एक तो इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश जो है वास्तव में एक हृदय की तरह है पूरे देश के, तो यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ हरियाली है, जंगल हैं, वन्य जीव हैं, बाघ हैं, और एक और जो यहाँ अलग चीज़ होती है, जल स्रोत बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और अब तो सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, और लगातार जो लोग डेवलप किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है महाकाल लोक हमने देखा ही है, इसके बाद लगभग 15 लोक और इसी तरह से विकसित हो रहे हैं। तो धार्मिक पर्यटन हो या फिर जो अन्य तरह का पर्यटन, लोग लगातार आ रहे हैं। सर्वसुलभ और सस्ता पर्यटन उपलब्ध है यहाँ पर। बिल्कुल, सर्वसुलभ और सस्ता पर्यटन यहाँ पर उपलब्ध है मध्य प्रदेश में। यही वजह है कि जो पर्यटक हैं मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। श्याम जी, अगर राजा भोज एयरपोर्ट की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्या खास आपने देखा राजा भोज एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट में इतने सारे लोग पहुंचे यात्रा करने के लिए? देखिए, दो चीज़ें ख़ास हैं। एक तो राजधानी होने के नाते यहाँ पर लगातार लोग आते हैं उड़ के, और यहाँ से फिर दूसरे ज़िलों की ओर तरफ जाते हैं। एक ये एयर कार्गो की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि पास में मंडी द्वीप है, अन्य जो है इसी तरह के व्यावसायिक क्षेत्र हैं। एक ये बड़ी बात है। तो भविष्य में जो इसका इंटरनेशनल दर्जा है वो वाकई में इंटरनेशनल बढ़कर होगा, फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी और डायरेक्ट दूसरे देशों से भी यहाँ पर फ़्लाइट्स पहुँचेंगी। इसकी जो है ज़रूरत थी और उस दिशा में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात फिर से एग्जिट पोल की हो जाए। एग्जिट पोल आने के बाद लगातार नेताओं और मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एग्जिट पोल जितने आ रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, एनडीए की आएंगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। सुनिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग है, हम बात करेंगे। सर, एग्जिट पोल कल आए हैं, कितना सही मानते हैं? एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और पूरे देश में मोदी की सुनामी है और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 400 पार, मोदी पुनः प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब ये तो कांग्रेस को कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि काउंटिंग भी तो करवानी है उनको अपने कार्यकर्ताओं से। काउंटिंग की टेबल तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें तो करनी पड़ेगी। किस तरह के नतीजे होंगे जब 400 पार, मोदी सुनामी है मोदी की। तो ये थे हमारे साथ विश्वास सारंग, कहा कि 400 पार के नतीजों के साथ परिणाम आएंगे 4 जून को। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगाई का झटका लगा है, क्योंकि आम जनता को बिजली बिल में प्रति यूनिट 20 पैसे ज्यादा देने होंगे। तो इधर बिजली के दामों में इजाफा होने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। किस तरह की सियासत हो रही है, रिपोर्ट में देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी क्या हुई? सियासत में करंट का झटका देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए निशाना साधा। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी की भाषा चुनाव से पहले कुछ और होती है और चुनाव के बाद दूसरी। विकास उपाध्याय ने इसके साथ ही भूपेश सरकार के दिन भी याद दिलाया। पार्टी का चाल और चरित्र तो यही है कि चुनाव के पहले उनकी दूसरी भाषा होती है और चुनाव के बाद उनकी बातें दूसरी होती है। अब जब जनता को भारी बिजली बिल पटाना पड़ेगा और बिजली बिल कटौती का भी काम चालू हो गया, सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में हम रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से हर घर को फायदा पहुंचाने का काम किया। जाहिर है कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी से भी कटाक्ष भरा पलटवार सामने आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के चलते छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी घाटे में चल रही है। बीजेपी नेता ने इसे जनता के हित में बताते हुए कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की पावर कंपनी 4400 करोड़ के घाटे में चल रही है। पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है और बिजली की लगातार आपूर्ति बढ़ी है, लगातार बिजली की मांग बढ़ रही, खपत बढ़ी है। इसको देखते हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग से लेकर तमाम प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मामूली वृद्धि की गई है और ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग से किसे राजनीतिक फायदा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भीषण गर्मी के बीच बिजली के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात होगी नक्सलवाद के खात्मे की। 40 साल से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बस्तर में काम करवाने के लिए पुलिस को खून तक बहाना पड़ता है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अब नक्सलवाद खत्म करने की ओर आगे बढ़ चुकी है। सरकार चाहती है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो और बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली आए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को बने 5 महीनों का वक्त ही हुआ है, लेकिन सरकार बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया को हटाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो 2 से 3 साल में बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, पुनर्वास नीति बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बस्तर जाकर बुद्धिजीवियों से बातचीत भी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। आने वाले समय में बस्तर नक्सलवाद मुक्त होगा। बस्तर के विकास और तरक्की के लिए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है और इसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना आवश्यक है और हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है और निश्चित रूप से बस्तर से आने वाले समय में नक्सलवाद मुक्त होगा और बस्तर विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है वो भी जान लेते हैं। 4 मुख्य बिंदु पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। विकास, चर्चा, एक्शन और पुनर्वास पर सरकार काम कर रही है। सरकार अपना रही है संवाद का रास्ता। पुनर्वास नीति में सरकार बदलाव करेगी। पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सरकार ने सुझाव मांगे हैं। बुद्धिजीवियों से सरकार चर्चा कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सियासत लगातार होती रहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की बुद्धिजीवियों से चर्चा को ढकोसला बताया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। ऐसे में जहां अगले कुछ सालों में नक्सलवाद के अंत को लेकर उम्मीद जगी है, अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया कब हटती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में, सियासत इस पर होती आई है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नक्सलियों पर जो चोट हो रही है उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नक्सली अब बैकफुट पर आए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब डिंडौरी में कपौटी गांव के लोगों ने प्रशासन को आईना दिखा दिया। यहां नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डली लेकिन पानी नहीं है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं होती, तो खुद ही मैदान में उतर गए और आज गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है। ग्रामीणों ने ऐसा आखिर क्या समाधान निकाल लिया है, देखिए। गर्मी के दिनों में लोगों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है, पर तब भी पानी नसीब नहीं होता। लेकिन डिंडौरी के दलदल कपौटी गांव के लोगों ने सरकार और प्रशासन पर निर्भर होने के बजाय ऐसी तरकीब निकाली कि अब पूरा गांव बिना किसी खर्च अपनी प्यास बुझा रहा है। सर, ये प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ से पानी निकल रहा है अपने आप, ये 12 महीने बह रहा है इसी तरीके से। अब गांव वाले ने इसको सबको गांव वाले इकट्ठा करके मीटिंग लगाए, सब लोगों का वो किए और फिर इसमें फिर पानी जो है बनाने का विचार किए और सब लोग उसमें पाइप के द्वारा अपने गांव में घर घर तक पहुंचा रहे हैं उसको, और अच्छा पानी सब गांव वालों को मिल रहा है और शुद्ध पानी मिल रहा है। इसको इकट्ठा करके यहाँ बना करके एक टंकी में स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से छन के पानी गांव में जा रहे हैं और पी रहे हैं और आज बीमारी भी कम हो रहा है गांव में घर घर मतलब। दरअसल बैगा आदिवासी बाहुल्य दलदल कपौटी गांव में पाइपलाइन और नल तो लगे हैं लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बने प्राकृतिक जल स्रोत का इस्तेमाल करते हुए गाँव वालों ने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया।
जिसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि गांव वालों ने बिना बिजली और मोटर के गांव तक पानी पहुंचा दिया है। जब भी चालू करबो तब भी पानी मिलता है। कोई समस्या नहीं? हाँ, कोई समस्या नहीं। पहले का दिक्कत रहे? पहले तो बहुत दिक्कत से पानी नान कहूँ पूरा पानी आ जाता, दूरिया से नानना पड़ जाए। गर्मी में? गर्मी में है ते कुआं ले नाना। अभी है तीन लग गई था, अब नहीं जाए ला पड़े, अब पानी चाह जाता है घरे मत। गांव वालों ने निजी संस्था की मदद से आपस में चंदा किया, जिसके बाद कुदरती पानी न सिर्फ इस भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझा रहा है, बल्कि दूसरी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। पाइप लगा के लाने हैं पानी, वहाँ चंदा करे हम, पैसा जोड़े हम, लाए हैं पानी 100 रुपये पैसा दे हम। हाँ। और मेहनत कितना करे है? मेहनत करे हम 2-3 दिन ले वहाँ गड्ढा कोड़ी नहीं बनाई है, तलाए हैं पानी घर में, तो हम लोग कमी नहीं पड़े पानी की। खुश हैं आप लोग? पानी है? हाँ, खुशी है हम लोग, पानी 24 घंटा मिलता है? 24 घंटा मिलता है। ऐसा नहीं है कि गांव में प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पानी की टंकी और नल कनेक्शन तो पहुंचा, लेकिन योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी सरकारी जवाब देते हुए नजर आए हैं। जो हैंडपंप है वो निरंतर सुधार कार्य चालू हैं और जहां जहां शिकायतें आती है उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम में शिकायत प्राप्त होती है, तुरंत हमारे जो वाहन लगे हुए हैं संधारण के, वो गांव में जाके तुरंत सुधार कर चालू करते हैं। जल जीवन में हमें तो हर घर जल ऐसे 87 गाँव में हो चुके हैं, बाकी प्रगतिरत हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के मौसम में जल संकट के हालात बने हुए हैं, पर फिर भी प्रशासन सुस्त रवैया अपना रहा है। इस गांव के लोगों ने किसी तरह से पानी की व्यवस्था कर दी, पर प्रशासन पर सवाल उठना भी लाजमी है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। उधर बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के चलते रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर आहार केंद्र के बंद होने से यात्री बाहर का खाना खाने को मजबूर हैं, तो वहीं खाने पीने के नाम पर यात्रियों से भारी भरकम दाम वसूले जा रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जन आहार केंद्र 1 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाने पीने के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली भी की जा रही है। यात्रियों का कहना है कि रोड साइड वेंडर प्रति थाली 100 से 150 रुपए लेकर भी खराब खाना परोस रहे हैं। इसके अलावा ठंडे पानी के नाम पर भी रेलवे के कर्मचारी अधिक पैसा लेकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जो लंबे सफर पर निकलते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुरूप उन्हें ना तो ट्रेन में सुविधा मिल रही है और न ही खाना। कुछ नहीं, अभी जाके मैं वहाँ से जाके पता किया, भाई कुछ खाने का है, बोलते नहीं कुछ खाने का नहीं। ये रोड साइड वेंडर मतलब महंगा है, समझ लो। हम लोग मतलब चलो ठीक है, हम थोड़ा मतलब भाई पैसा दे के ले सकते हैं। 30 रुपये का जूस दे रहा है, फैमिली साथ में है, तबीयत भी खराब हो गया, बीमार भी पड़ गए, हमें मजबूरी में हमको लेना पड़ा। और जिसके पास पैसा नहीं है, मजबूर है बेचारा, वो कहाँ से लेगा। गर्मी के कारण जहां एक और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं रेलवे प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिलासपुर से रायपुर और बड़े राज्यों तक पहुंचने वाली कई ट्रेनों में यात्री मुश्किल सफर कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण ट्रेन की बोगी में एसी बंद होने से यात्री गर्मी से बेचैन हो गए हैं और सिकंदराबाद ट्रेन में जमकर हंगामा भी मचाया। उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड तक से की, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में रेलवे प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर से आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। वहीं रायपुर में भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यातायात विभाग ने शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स को VAC मोड पर डालने का फैसला कर दिया है, जिससे लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ प्लानिंग है ट्रैफिक विभाग की, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर में भीषण गर्मी के बीच शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों को VAC मोड पर डाल दिया गया है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल पर VAC मोड अप्लाई किया गया है। दरअसल शहर में भीषण गर्मी के बीच लोगों ने प्रशासन और ट्रैफिक सिग्नल को फ्री करने की मांग कर दी है।
बीएससी मोड़ से जिस तरफ ट्रैफिक खाली हो जाती है उस तरफ की सिग्नल तुरंत रेड हो जाती है और दूसरे तरफ की सिग्नल तुरंत ग्रीन हो जाती है। इससे लोगों को सिग्नल खुलने का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। लोगों को भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर ज़्यादा देर तक खड़ा न रहना पड़े, इसलिए रायपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नई पहल की गई है। सारे ट्रैफिक सिग्नल में VAC मोड अप्लाई कर दिया गया है, यानी कि वेहिकुलर एक्यूमुलेटेड कंट्रोल मोड। से होता क्या है कि जब ट्रैफिक एक तरफ से रहती है, जैसे कि अभी देखिए ये ट्रैफिक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक यहाँ पर है। जैसे ये ट्रैफिक खत्म हो जाएगी तो वहां पर तुरंत जो है रेड सिग्नल हो जाएगा। अमूमन ट्रैफिक सिग्नल पर फिक्स टाइमिंग होती है, जिसकी वजह से यदि किसी साइड में ट्रैफिक नहीं भी होता है तो सिग्नल ग्रीन ही रहता है और दूसरे साइड वाले लोगों को ट्रैफिक खुलने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन VAC मोड पर लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर सहूलियत हो रही है। भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक सिग्नल को VAC मोड में डालने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। रायपुर से अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग व्यवस्था को लेकर और अधिक पारदर्शी, सुगम और सुचारू बनाने के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए 9153 श्रद्धालुओं की भस्म आरती की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी गई है। तो वहीं बाबा महाकाल के भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दिव्य भस्म आरती की बुकिंग करवाते हैं, लेकिन कई बार भक्तों को परमिशन नहीं मिल पाती। इसीलिए महाकाल प्रबंधन समिति ने भस्म आरती 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया और जिसके माध्यम से देश भर से आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में अगर किसी श्रद्धालु को परमिशन नहीं मिलती है तो वो चिंता न करें। महाकाल प्रबंध समिति और VR 3D कंपनी के द्वारा यहाँ पर भस्म आरती के लाइव दर्शन कराए जाते हैं। जो लाखों भक्त आते हैं, आस्था लेकर आते हैं बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती देखने के लिए, उनके लिए ये अलग ही अंदाज नज़र आया है। 3D के माध्यम से बाबा महाकाल के दिव्य अलग दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसका भी अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु आते हैं जो भक्ति में लीन नज़र आते हैं, आस्था में लीन नज़र आते हैं और ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के VR 3D कंपनी यहाँ पर लेकर आई है और ये श्रद्धालु हैं जो बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके तो यहाँ आकर भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। वो आनंद से सराबोर होकर बाबा महाकाल के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। लगभग कितने का खर्च आता है, किस प्रकार भक्तों को दिखाया जाता है, हमारे साथ इस समय यहाँ के जो GM है उनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं अलग जगाने का काम 3D एनिमेशन के द्वारा भस्म आरती का दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भस्म आरती की टिकट नहीं पा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये सुविधा चालू करी है जिसमें कि वो भस्म आरती का महत्व जान सकें कि क्या महत्व है इस भस्म आरती करने का, यहाँ पे कैसे भस्म आरती यहाँ पे होती है। सर, एक आज से तो निःशुल्क VR 3D के माध्यम से भस्म आरती का आनंद उत्सव के साथ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था, सेटिंग व्यवस्था होती है, सीमित मात्रा में होती है। कई यात्री जो दर्शन नहीं कर पाते हैं उसी के लिए VR की व्यवस्था की गई है और अभी ये तो निःशुल्क उज्जैन वालों से की गई है, अपना आधार कार्ड दिखाए और निःशुल्क बाबा की आरती कराए। आपने तो दिव्य अलौकिक दर्शन हुए 3D के माध्यम से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया था, पहली बार था मेरे लिए, बट इतने करीब से देख पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या क्या देखने को मिला? भस्म आरती देखी मैंने, कुंड देखा, स्नान देखा, पूरा ग्रह देखा, गर्भगृह देखा मैंने, शिवलिंग के दर्शन किए, इतने पास से किए, बहुत अच्छा लगा। सर, साक्षात बाबा महाकाल के दरबार के दिव्य दर्शन कभी सोचा नहीं था कि इतने ऐसे दर्शन कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि इतनी पास में जाकर बाबा महाकाल को निहार सकूंगा। बाबा महाकाल की दिव्य भस्मी जब रमती है बाबा महाकाल के ऊपर, तब उसको मैं कैसे देख सकूंगा। तो ये भक्त आते हैं और 3D एनिमेशन के माध्यम से जब भस्म आरती देखते हैं तो कुछ यादें अपने दिलों में बसा कर ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।